वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सीलू हिंदी साहित्य में सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। चलिए आज हम चलते हैं व्याकरण पे। व्याकरण में हमारा टॉपिक है संधि। क्या टॉपिक है आज? संधि है। संधि को पढ़ने के लिए हम पहले देखते हैं कि संधि किसे कहते हैं। संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, ना कि शब्दों के मेल को। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। शब्दों के मेल को नहीं कहते हैं। शब्दों के मेल को समास कहते हैं। वर्ण और शब्द में अंतर देखते हैं। ये वर्ण है और ये क्या है? शब्द है। ये वर्ण है क्योंकि ये वर्णमाला का एक अक्षर है, इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए यह वर्ण है। और ये का इसमें चार वर्ण मिला करके एक शब्द बना दिए गए हैं और वो सार्थक शब्द है। और सार्थक इस शब्द से एक कबूतर कहने से कबूतर का कुछ आ रहा है सेंस कि यहाँ एक पक्षी है, इसलिए यही अंतर है वर्ण और शब्द में। तो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं, पहला पद दूसरा पद। सामासिक पद पहला दूसरा होता है, तो वो एक शब्द होते हैं। एक सार्थक शब्द इधर भी रहेगा, सार्थक शब्द इधर भी रहेगा। मेल शब्दों का यहाँ होता है, यहाँ भी सार्थक शब्द होते हैं, लेकिन मेल वर्णों का होता है। सा से शब्द होता है और सा से समास होता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि शब्दों के मेल को संधि कहते हैं कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। पहले हम संधि जानने के लिए जानते हैं कि वर्ण संयोजन क्या है और वर्ण वियोजन क्या है। देख लेते हैं हम पहले वर्ण वियोजन को। वर्ण वियोजन का अर्थ क्या है? वियोजन का अर्थ है वियोग से। वियोग श्रृंगार रस होता है, नायक नायिका जब अलग होते हैं तो वियोग श्रृंगार रस होता है। तो ऐसे वियोजन सभी शब्दों के वर्णों को अलग अलग कर दिया जाता, तो इसको वियोजन कहते हैं। सबसे सरल शब्द देख रहे हैं हम, कमल। का माँ में हलंत लगाया, आ के स्वर को निकाल लिया, फिर ला में हलंत लगाया, आ को निकाल लिया। ये क्या हो गया? वर्ण वियोजन। अब देखते हैं हम इस का में से आ कैसे निकला है। जब हम किसी व्यंजन को बोलते हैं तो उसके साथ में स्वर रहता है, स्वर छिपा हुआ रहता है, ये दिखाई नहीं देता है यहाँ पे, लेकिन हम जब इसको निकालते हैं अलग से तो ये दिखाई देने लगता है। और फिर क्या होता है कि ये स्वर व्यंजन जो होता है ये आधा हो जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे का आधा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये स्वर है। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। तो ये व्यंजन है का, मा, ला। तीनों शब्द क्या हैं? तीनों वर्ण क्या हैं? व्यंजन है। तो ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। हम उस स्वर को निकाल दिया है। अभी जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इन्हीं चीज़ों को निकालना पड़ेगा, इसलिए हम पहले से ही बता दे रहे हैं। तो और स्वर किसे कहते हैं? स्वर वो होते हैं जो
बिना किसी की सहायता के बोले जाते, वो स्वतंत्र होते हैं, व्यंजन परतंत्र होते हैं या किसी की सहायता से बोले जाते हैं। हम देखते हैं इसका संयोजन भी देख लेते हैं यहीं पे। का के हलंत को हटा देते हैं और आ को इसमें जोड़ देते तो का पूरा हो गया। फिर माँ के हलंत को हटा देते हैं, फिर आ को यहाँ पे जोड़ देते हैं, पूरा हो गया। ला के हलंत को हटा करके आ को यहाँ पे जोड़ देते हैं। ये संयोग हो गया। संयोग से कहते हैं एक संयोग से कोई मिल जाता है, तो यही है ये क्या, संयोजन। हमने इसको मिला दिया। अब देखो, अब आपको संधि समझ में आएगी। संधि बहुत इजी है, बस समझ लो सीक्वेंस से, स्टेप बाय स्टेप समझा करो। चलो देखते हैं। हमने तो ये देख लिया कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब कैसे है, जैसे है एक शब्द है देवालय। क्या है, देवालय। तो इसका जब हम विच्छेद करते हैं तो देव धन आलय। देखो मैंने पहले बताया कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। लेकिन इसमें भी शब्द रहेंगे, शब्द तो रहेंगे ही, लेकिन मिलेंगे नहीं शब्द। वर्ण मिल करके वर्ण में ही परिवर्तन होगा, ना कि शब्दों में परिवर्तन होगा। समास में शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन इनमें शब्द तो रहते हैं, लेकिन वर्णों में परिवर्तन होता ना कि शब्दों में होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्णों में परिवर्तन क्या होता है। और हाँ, संधि में जब कभी भी हम संधि विच्छेद करेंगे तो देखेंगे कि जो सुने सुनाए शब्द होते हैं उसको हम यहाँ पे रख देते हैं और वही सही होता है। ये संधि विच्छेद करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इधर का भी शब्द जो आएगा, इधर का भी जो शब्द आएगा, उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर रहेगा। अगर अर्थ इसका कोई नहीं निकल रहा है, सार्थक अर्थ, तो समझ लो संधि गलत है। हम देखते हैं वर्णों में परिवर्तन कैसे होता है। वाह है, वाह मैंने वियोजन करते समय बताया था कि व्यंजन जो होते हैं उनमें से आ निकलते हैं। तो यहाँ से हम वाह को नीचे रख लिए, वाह में हलंत लगाया, इसमें से आ को निकाल लिया। अब मुझे इधर से तो आ मिल गया, अब इधर क्या मिलेगा, दीर्घ आ। ये ह्रस्व आ है, ये दीर्घ आ है। ये जिसको छोटा आ बड़ा आ कहते हैं, तो हम लोग अब छोटा आ बड़ा नहीं पढ़ेंगे, ह्रस्व दीर्घ आ या आ। तो ये इधर से मिल गया हमको ह्रस्व, इधर से मिल गया दीर्घ आ। अब दोनों को मिला के ह्रस्व और दीर्घ आ क्या बनेंगे, दीर्घ आ। मैंने यहाँ से इसको ले लिया था, यहाँ से इसको ले लिया था, बचा क्या था, यहाँ ये बचा, यहाँ पे ये बचा। अब हम जोड़ते हैं, यहाँ पे दे बचा था, दे लिख देते हैं। यहाँ से तो मैंने, अब देखो इन दोनों ने मिल करके इसको भेज दिया तो इनका काम खत्म। राम श्याम ने मिलकर मोहन को भेज दिया तो राम और श्याम का काम खत्म, मोहन आ गया यहाँ पे। तो इन दोनों को हम काट देंगे। और वाह को मैंने नीचे लिया था, इसमें हलंत लगा हुआ, अभी यहाँ पर ये बचा है, यही दोनों कटे हैं, ये तो बचे ही हैं। तो वाह को मैंने हलंत लगा हुआ ले लिया। यहाँ पर क्या है, दीर्घ आ है। यहाँ पे क्या बचा था, लय बचा था। हमें ऐसे ही बनाना है शब्द, इसी शब्द को मैंने तोड़ा है और अंतिम में इसी शब्द को हम ऐसे ही बनाएंगे। अब देखते हैं, जैसा मैंने वर्ण वियोजन के समय बताया था, उसके बाद वर्ण संयोजन बताया था। संयोजन में बताया था कि हलंत को हटा देंगे और जो उसके बाद स्वर रहेगा वो जुड़ जाएगा।
जब कोई व्यंजन पे स्वर जुड़ता है तो व्यंजन के बाद जो स्वर रहता है वही पहले वाले पे जुड़ जाता है, ना कि ये इस पे नहीं जुड़ेगा, ये अपने पहले वाले पे जुड़ जाएगा। तो हम जोड़ते हैं, वा के हलंत को काट दिया, आ को यहाँ पे मिला दिया, तो वा पे बड़ा आ का मात्रा लग गया। यहाँ पे क्या है, लय बन गया ना पहले जैसा। देवालय आया समझ में? कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो कमेंट से पूछ लीजिएगा आप लोग। अब हम देखते हैं कि संधि के कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं। चलिए आगे देखते हैं। संधि के 3 प्रकार हैं वर्णों के आधार पे। वर्णों के आधार पे कैसे हैं? वर्णों के आधार पर कितने भेद हैं? 3। जैसे हम देखो ये प्रकार है, सॉरी भेद नहीं है, संधि है यहाँ पे। अब हम प्रकार कितने हैं ये ना भूलें आप लोग, इसलिए हम एक ट्रिक बताते हैं। यहाँ पे सा है, ना है, धा है। ना को तो अभी हम पूरा मान लेते हैं, से माना जाता है। तो एक संधि सा हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, 3 हो गया। तो संधि के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। संधि में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। वर्णों के आधार पे 3 होते हैं। तो संधि के प्रकार कितने हुए? प्रकार हुए 3। संधि के कितने प्रकार? 3। कंफ्यूजन नहीं होना, 3 है 5 है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो संधि में जितने अक्षर, संधि के प्रकार भी उतने ही होंगे। वर्णों के आधार पे हम कैसे कि संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो धन लगाते हैं यहाँ पे प्लस। तो प्लस के पहले अगर स्वर आ गया तो स्वर संधि हो गया। प्लस के पहले अगर व्यंजन आ गया तो व्यंजन संधि हो गया। प्लस के पहले अगर विसर्ग आ गया तो क्या हो गया? विसर्ग संधि हो गया। अब कितने प्रकार मैंने बताए थे? 3 ही प्रकार बताए थे। ये प्रकार ही है, भेद नहीं है, ठीक है। प्रकार जो होते हैं बड़े होते हैं, भेद जो होते हैं थोड़ा छोटे होते हैं। तो ये समझ में आ गया कि प्लस के पहले अगर स्वर रहेगा तो स्वर संधि, प्लस के पहले अगर व्यंजन रहेगा तो व्यंजन संधि, प्लस के पहले अगर विसर्ग रहेगा तो विसर्ग संधि। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे जैसे देवालय बताया था तो देव प्लस के पहले वा आ गया था, तो प्लस के पहले वा आ गया था, लेकिन वा में वा के बाद जब हमने इस पे हलंत लगा करके आ को निकाला तो बाद में यही तो बचा है, प्लस के पहले आ गया, इसका मतलब स्वर है। अगर प्लस के पहले जैसे ये होता देवधन आलय, आलय का अर्थ होता है घर, देव मतलब भगवान का मंदिर। तो अगर ऐसे रहता हलंत लगा हुआ पहले से हलंत लगा हुआ रहता तब इसको हम व्यंजन कहते। लेकिन यहाँ अगर हम हलंत लगा देंगे तो ये देव भगवान का कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है, तो इसलिए हम इस पे हलंत नहीं लगाएंगे और ये क्या रहेगा? हमारा स्वर संधि रहेगा, व्यंजन संधि नहीं रहेगा। व्यंजन संधि में प्लस के पहले कुछ भी यहाँ वर्ड लिखा जाएगा उस पे हलंत जरूर लगा रहेगा ऐसे। और अगर विसर्ग रहेगा प्लस के पहले अगर विसर्ग संधि है तो यहाँ पे कोई भी अक्षर रहेगा तो वहाँ पे विसर्ग जरूर लगा रहेगा। ये नहीं है कि प्लस के बाद में जैसे ये हो गया यहाँ पे विसर्ग, यहाँ पे हम विसर्ग लगा दिए तो ये विसर्ग संधि हो जाएगा। प्लस के बाद कैसे भी कितना भी विसर्ग लगाइए लेकिन वो विसर्ग संधि नहीं हो सकता है। प्लस के पहले अगर विसर्ग लगा है तभी विसर्ग संधि होगा, ठीक है। तो मोटा मोटा अंतर तो हमने देख लिया कि स्वर संधि कहाँ है, विसर्ग संधि कहाँ है, व्यंजन संधि कहाँ। अगर तीनों संधियों में खोजना होगा तो कि कौन सी संधि है
तो ये तो क्लियर हो गया कि प्लस के पहले अगर हलंत नहीं लगा है तो वो स्वर संधि ही होगा, और प्लस के पहले अगर विसर्ग लगा है, सॉरी हलंत लगा है, तो वो व्यंजन संधि होगा। और प्लस के पहले अगर विसर्ग लगा है तो ये विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक, प्लस के बाद को हम नहीं लेंगे कि प्लस के बाद आलय है तो आलया हम कर देंगे तो ये विसर्ग संधि हो जाएगा। बाद से कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें पहले से है। ठीक, प्लस के पहले से ही मतलब है, प्लस के पहले ही निर्धारित हो जाता है कि ये स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। ठीक, हम आगे देखते हैं। इतना तो समझ में आ ही गया होगा आप लोग को।